अस्सलाम वालेकुम जी। ज्यूरिस्ट.पीके के साथ मैं उसामा जमीर हूँ। नाज़रीन ने एक नेशनल जुडिशल कमेटी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन पाकिस्तान की छोटी बड़ी अदालतों में 20 लाख से जायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं और इसी तरह से एक महदूद अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 300 साल से जायद का अरसा इन तमाम केसेस को निपटाने में लगेगा। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे सिस्टम की बात करेंगे जो कि पूरी दुनिया में एक वेल एस्टेब्लिश और वेल नोन सिस्टम है फॉर द स्पीडी एंड टाइमली डिस्पोजल ऑफ केसेस के हवाले से। नाजरीन, इस सिस्टम को अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी कहा जा सकता है। अगर हम इसको आम अल्फाज के अंदर डिफाइन करें तो हर वो मामला या हर वो डिस्प्यूट जो अदालत के बाहर सोल्व हो जाए या सेटल आउट हो जाए उसे एडीआर कहते हैं। तो आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। पाकिस्तान में एडीआर की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर द यंग लॉयर्स, फॉर लॉ ग्रेजुएट्स के वो इसमें अपना करियर बना सकें। हमारे जुडिशियल सिस्टम के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है कि इतनी लाखों के जो हमारी अदालतों के ऊपर बोझ है उसको किस तरह से कम किया जाए और क्या क्या चैलेंजेस हैं इस निज़ाम को इम्प्लीमेंट करने में पाकिस्तान के हवाले से। तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि इस मौजू पे बात करने के लिए पाकिस्तान से हमें एक मौजू तरीन शख्सियत ने ज्वाइन किया। आप किसी तारुफ के मुताज नहीं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं, आर्बिट्रेटर हैं, मीडिएटर हैं, पायनियर हैं एडीआर के। पाकिस्तान के अंदर कई कवानीन लिख चुके हैं, लीगल रिफॉर्मिस्ट हैं, लीगल एजुकेशन के हवाले से ये रिफॉर्म करने में आपका बहुत बड़ा नाम है। सर जफर इकबाल कालानूरी सर, वेरी वार्म वेलकम टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। The pleasure is all mine. थैंक यू सर। सेकेंडली, हमें वजाद फैजान साहब ने ज्वाइन किए। आप बैरिस्टर और सोलिसिटर हैं, कनाडा में इंटरनेशनल लॉयर हैं, डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन का तजर्बा रखते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू वजाद साहब एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Many thank you for inviting, and it's a pleasure that today I am with my teacher and sharing this platform with Zafar Kalanuri Sahab, and there is nothing more satisfying, and it's kind of a privilege कि कालानूरी साहब इज हेयर जो हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं और मैं आपके साथ हाजिर हूँ नॉर्थ अमेरिकन पर्सपेक्टिव देने के लिए। बहुत शुक्रिया वजाद साहब। सर जफर इकबाल साहब, सर बात का आगाज आपसे करेंगे। सर बताइएगा कि ये जो एडीआर है, आपने इसकी डेवलपमेंट के अंदर सबसे ज्यादा आपका रोल है, ये किस तरह से पाकिस्तान में डेवलप हुआ, इसके बैकग्राउंड और हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताइएगा सर। देखिए जी, एडीआर की पाकिस्तान के अंदर हिस्ट्री जो शुरू होती है इट इज वे बैक। मैं इसके साथ करीबन 25 साल से मुंसलिक हूँ। आई एम इनटू दिस सिस्टम और इसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए पाकिस्तान के अंदर सिंस सीजर वाज एंटरिंग रोम, इतनी पुरानी बात है। हुआ ये कि एक जमाना था 1998 के अंदर अमेरिका के अंदर बड़ा एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया विच वाज कंसिस्टेड ऑफ टॉप क्लास अटॉर्नीज जजेस फ्रॉम अमेरिका। ये पाकिस्तान में कोई 32 रुकनी जो एक डेलीगेशन था ये पाकिस्तान भर में गए हैं और इन्होंने बताया कि अमेरिका में भी जिन्होंने अपना सिस्टम हमारी तरफ से वो भी एक ये जो कॉमन लॉ सिस्टम है इसी तरह से उन्होंने इनहेरिट किया था एडवर्सोरियल सिस्टम, और वहां पे भी बहुत बैकलॉग था। और अमेरिका ने ये एडीआर का सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करवाया है उसके नतीजे में बड़ी तेजी से बैकलॉग कम हुआ है और अमेरिका में अब मोस्ट ऑफ द केसेस आउटसाइड द कोर्ट ही सेटल हो जाते हैं। जब उन्होंने ये सारा दौरा किया और वो यहाँ पे जजेस से मिले, लॉयर्स से मिले, तो एंड ऑफ देयर टूर उन्होंने पाकिस्तान से एक डेलीगेशन को दावत दी कि आप अमेरिका आए। तो वी वेंट टू अमेरिका फॉर द फर्स्ट टाइम। दे वर ऑल जजेस। वकला में से मेरी खुशकिस्मती कि उन्होंने मुझे चूज किया था। जब हमने वहां जाके एक्चुअली सिस्टम को वर्क करते हुए देखा और हम गए थे कैलिफोर्निया में एंड टू एक ISDLS वहां पे इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ लीगल सिस्टम्स एक इंस्टीट्यूट है, वो दुनिया के कुछ 70 ममालिक में वो काम कर चुके हुए थे। तो उन्होंने हमें एक कोर्ट्स के अंदर ले जाके उनसे जो कोर्ट नेक्स्ट एडीआर सिस्टम है वो भी दिखाया। उन्होंने प्राइवेट मॉडल्स भी दिखाए जो कम्युनिटी लेवल पे मीडिएशन है। तो वो देखने के बाद हमें ये अंदाजा हुआ कि दिस इज नॉट ऑल इन द एयर और ये तो बड़ा एक ऐसा सिस्टम है जो अमेरिका में अब एंट्रेंच हो गया, लेकिन इसकी हिस्ट्री अमेरिका में भी कोई बहुत पुरानी नहीं है। अमेरिका में भी ये सिस्टम कोई 35 साल के लगभग इन्होंने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया, वरना एडीआर तो किसी ना किसी फॉर्म में दुनिया में हर जगह होती है, पाकिस्तान में भी है, हमारे मुल्क के अंदर भी पंचायत, जिरगा, थड़ा, कट, तो ये सारी चीजें जो हैं ये ऑलरेडी जो है एग्जिस्ट यहाँ पे भी किसी फॉर्म में करती थी और हर दुनिया के मुल्क में किसी ना किसी फॉर्म में। लेकिन इसका जो इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिर है जो वो अमेरिकन के सर पे जाता है
और उन्होंने कहते हैं कि जी समथिंग इज अ सक्सेस इन कैलिफोर्निया, इट इज बाउंड टू सक्सीड एवरीवेयर एल्स। वो ट्रिगर जो है कैलिफोर्निया से हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये न्यूयॉर्क में गया और सो मेनी अदर स्टेट्स में बाय वे ऑफ पायलट्स वो इसको लाते रहे। जब हम पाकिस्तान वापस आए तो हमने यहाँ पे चीफ जस्टिस से काम कर रहे थे लाहौर हाई कोर्ट के, उनका नाम था इजाज निसार साहब, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के भी जज बने। फिर उसके बाद शेख रियाज साहब, और फिर आए मियां अल्लाह नवाज साहब, और फिर राशिद अजीज साहब। ये 4 जजेस इन अ रो मैंने इनके साथ चीफ जस्टिस से काम किया। तो मुझसे पहला सवाल जो वापस आने के बाद उन्होंने पूछा कि हमारे मुल्क के अंदर तो कोई मैंडेटरी बैकिंग नहीं है, लेजिस्लेशन है नहीं, तो क्या किसी तरह से हम पाकिस्तान के अंदर ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं? तो मैंने उनको कहा कि जी एक फैमिली कोर्ट्स एक्ट है, उसका सेक्शन है 10 और सेक्शन है 12, प्री ट्रायल रिकंसिलिएशन और पोस्ट ट्रायल रिकंसिलिएशन ऑलवेज हैज बीन ऑन द बुक, लेकिन कभी इसको सीरियसली नहीं लिया। तो हम इन क्लास ऑफ केसेस में इसको ट्राई करते हैं। नतीजा का उन्होंने ये किया कि कुछ केयरफुली हमने जजेस सिलेक्ट किए और उन जजेस की ट्रेनिंग की, क्योंकि मीडिएशन मुझे कहने दीजिए इनमें से सबसे पॉपुलर मोड है एडीआर में से। और भी मोड्स हैं, जैसे आर्बिट्रेशन भी है, इसमें रिकंसिलिएशन भी है, इसमें ओम्बड्समैन स्कीम्स भी हैं, सोन एंड और ईएनई एल्टरनेटिव रिलेशन है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो है वो मीडिएशन। तो मैंने कहा जी मीडिएशन को ट्राई करते हैं। तो हमने अमेरिका से मीडिएटर्स यहाँ पे आए जिन्होंने एक्रेडिटेशन की, किसकी, हमने कोर्ट नेक्स्ट एक मीडिएशन का सिस्टम सिलेक्ट किया और लाहौर से एज ए पायलट शुरू किया। एक कमेटी बन गई, उनकी एक्रेडिटेशन होने के बाद हमने उनको ये पायलट शुरू कराया और उसको हम मॉनिटर कर रहे थे। मॉनिटर इस तरह कर रहे थे कि केस जो हमारे पास आता था नया, तो जज साहब इश्यूज फ्रेम करने के बाद उसके अंदर रेफर कर देते थे जी एक जज के पास आप चले जाएं जो मीडिएशन करेंगे, अगर मीडिएशन कामयाब नहीं हो तो आप मेरे पास वापस आ जाए। लेकिन ये हम उनको मैंडेटरी रेफरल नहीं था, लेकिन लोगों को मोटिवेट जजेस करते थे। कई दफा वो अपने चैम्बर के अंदर बैठ के चाय पिला दी, को बच्चे अगर इन्वॉल्व हैं, गार्डियनशिप का केस है, कैंडी खिला दी। हमने यहाँ तक के मियां बीवी को कहा जी आप आज जाके चाइनीज खाना क्यों नहीं इकट्ठे खा लेते, तो वो काफी उन्होंने जान मारी। ये बड़ा कामयाब हुआ। पहले 3 हमने बनाए थे मीडिएशन सेंटर, ये एक्सटेंड होके ये प्रोग्राम हमने इसके अंदर फिर ये केसेस लेके ऑर्डर 37 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का उनको डाल दिया। फिर हमने लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट्स भी डाल दिए। लाहौर से शुरू हुए, हम उस वक्त मुल्तान चले गए और फिर हम इस्लामाबाद भी चले गए। इस्लामाबाद उस वक्त अलग हाई कोर्ट में बनी थी, वो भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। ह्यूज सक्सेस। ये चारों के चारों चीफ जस्टिस बड़े फ्रेंडली थे, सपोर्ट कर रहे थे। हम इस प्रोग्राम को देखते रहे और हमारी सक्सेस रेशो उसमें कोई 80% केसेस थे जो आउटसाइड द कोर्ट सेटल हो रहे थे, विच वाज अमेजिंग। लेकिन होता है हमारे सिस्टम में ये है कि जैसे ही कोई जज साहब और खासतौर पे प्रोविंशियल चीफ जस्टिस बहुत तकड़े होते हैं, वो चेंज हो जाए तो नए आने वाले अगर उनसे एग्री नहीं करते तो वो शेल्फ कर दिया जाता है, चीजें इंस्टीट्यूशनलाइज तो की नहीं होती। वो फलक शेर साहब हर तरह की इसकी इनोवेशन के खिलाफ थे, उन्होंने इसको रोक दिया। फिर हमारी तारीख चल गई, ये दोबारा चल नहीं रहा था। हमने दिल छोड़ा नहीं, हम प्राइवेट सेक्टर में चले गए। हमने कराची के अंदर एक काम शुरू किया, KCDR वहां पे बनाया, कराची का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर। वहां पे हमने सिंध हाई कोर्ट के साथ काम किया और उस सेंटर के अंदर हमने डिस्प्यूट IFC की मदद से बनाया था, करनी शुरू किए। फिर हमने लाहौर के अंदर, लाहौर चैम्बर के अंदर एक सेंटर इस तरह प्राइवेट सेक्टर के अंदर बना दिया। अब तो वो खैर बिग वे में मंसूर अली शाह साहब को मैं ले गया था, वो भी हम काम कर रहे थे कमर्शियल डिस्प्यूट्स को उस लेवल पे। फिर UNDP ने यहाँ पे काम किया, तो हमने मुसालिहीन का एक कंसेप्ट है लोकल गवर्नमेंट लेवल पे। हमने मुसालिहीन जो कि लॉयर्स नहीं है और मीडिएशन के लिए लॉयर होना तो जरूरी नहीं है, हमने मुख्तलिफ तरह के लोगों को लाया। मसलन चैम्बर के अंदर जो हमारे पास लोग हैं, मेरे पास जो 47 एक्रेडिटेड मीडिएटर्स हैं, उनमें से सिर्फ 18 वकील हैं, बाकी कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई बैंकर होगा, तो वो भी बड़ा आला रोल प्ले करते हैं। लेकिन इन सब की एक्रेडिटेशन फिर किस तरह हुई है, फिर IFC ने यहाँ पे आके की, वर्ल्ड बैंक के ताउन से, वो भी फिर उन्होंने हमें एज ए मास्टर ट्रेनर ट्रेन किया। फिर हमने उसको इंडिजनाइज करके पाकिस्तानी प्रोग्राम, ये कोई 52 घंटे का एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है। ये दुनिया भर में इसी तरह ही है, कनाडा ले ले, अमेरिका ले ले, इंग्लैंड ले ले। ये वुल्फ रिफॉर्म के बाद एक मेजर चेंज इंग्लैंड के अंदर भी आई है। और अब अगर मेरे पास अब डाटा है, मैं तो इसके ऊपर आर्टिकल्स काफी लिखता हूँ आजकल। आई एम इन द मिड्स ऑफ कंप्लीटिंग अ बुक व्हिच विल बी कंप्लीटेड इन अ कपल ऑफ मंथ्स टाइम, जो कि ऑक्सफोर्ड वाले ला रहे हैं, व्हिच इज एंथ्रोपोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, लीगलिस्टिक एंड ज्यूरिस्टिक स्टडी। तो मैंने इसके ऊपर एक स्टडी की कि ये क्या है। लेकिन अब लकीली फॉर अस हमने बहुत सारी यहाँ पे लेजिस्लेशन ले हैं। पहली तो सेक्शन 89A CPC के अंदर इंसर्ट हुआ, और उसके बाद ये था कि आपने एक टाइप ऑफ ADR के लिए जरूर रेफर करना है। फिर यहाँ पे मंसूर अली शाह साहब आ गए।
वो बड़े सपोर्टर हैं इस प्रोग्राम के लिए और वो भी एक्रेडिटेड मीडिएटर हैं। उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी। मैं 150 साल में पहला लॉयर हूं जो चीफ जस्टिस का कंसल्टेंट एंड एडवाइजर लिख के अपॉइंट हुआ 2 चीजों पे, केस मैनेजमेंट पे और एडीआर पे। अच्छा, उसकी बुनियाद के ऊपर मैंने क्या किया, ये किया कि हमने कोर्ट नेक्स्ट एक मीडिएशन का प्रोग्राम किया। मैंने 169 लोगों को ट्रेन किया है। जब मैं कह रहा हूं तो एक पाकिस्तान मीडिएटर्स एसोसिएशन पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान में कोई 12 मास्टर ट्रेनर्स हैं और हम लोगों को सर्टिफाई कर सकते हैं और लाइसेंस दे सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ IFC एंड वर्ल्ड बैंक एंड सीनियर गाइड्स हु आर इन इंग्लैंड। इन्होंने हमें दिया हुआ, हमने ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग करके हमने 36 के 36 पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में अपने ADR सेंटर्स बनाए। वही कोर्ट के अंदर हम केसेस रेफर करते थे, मगर इस बार जो रेफर करते रहे हम केसेस, हमने कोई SOPs बनाए थे, उसमें कुछ क्रिमिनल केसेस भी, जैसे बाजू का 489F का केस है, चेक बाउंस हो गया तो उसका सिविल डिस्प्यूट भी और क्रिमिनल भी हमने वो भी रिजॉल्व करने शुरू किए। और हमने फैमिली केसेस को रिजॉल्व किया, हमने इसके अंदर पार्टीशन के केसेस को किया, एडमिनिस्ट्रेशन के केसेस को किया, स्पेशली फैमिलीज के दौरान, बिजनेस के केसेस किए, ऑल काइंड ऑफ केसेस। बिलीव यू मी, ये 1 साल 4 माह हमारा प्रोग्राम जो हम मेटर करते रहे बड़ा स्ट्रिक्टली, हमें कोई 85 to 90% केसेस सेटल होते रहे इस दौरान के अंदर। अब ये हो रहा था, लॉ था नहीं। इसके नतीजे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार साहब आसिफ साहब के साथ तशरीफ लेके आए हमारे जुडिशल अकेडमी में, और उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है लेजिस्लेशन करती नहीं तो हम इतने भी बेबस नहीं है, आप हमारे पास एक पिटीशन लेके। मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन 14 of 2017। ये बड़ी अजीब बात है, कोर्ट कभी डायरेक्शन देती नहीं है कि आप लेजिस्लेशन करो, लेकिन इसके साथ मैंने 2 लॉ बना के लगाए। एक बनाया ADR एक्ट और एक बनाया मैंने आर्बिट्रेशन का नया लॉ। पाकिस्तान में आर्बिट्रेशन भी फेल्ड फिनोमेना है, क्योंकि एक रूल ऑफ द कोर्ट बनाने जाते हैं और एक नई लिटिगेशन शुरू होती है। तो जिस तरह के एक स्टैंडर्ड दुनिया के अंदर एक है बना हुआ सिस्टम, और इंग्लैंड के अंदर भी ये चेंज हो गया, उसी तरह का मैंने एक वो आर्बिट्रेशन एक्ट भी बनाया। उसके ऊपर गवर्नमेंट को उन्होंने तलब किया, गवर्नमेंट ने कमिट कर लिया कि हम इनका बनाया हुआ लॉ बनाते हैं। और लकीली ये अब ADR एक्ट पाकिस्तान के अंदर एक पंजाब ADR एक्ट 2019 बन चुका, मेरा बनाया हुआ असेंबली ने पास कर दिया। दूसरा, इसके रूल्स बन गए, पंजाब ADR रूल्स 2020 भी बन गए। इसकी अब एक्रेडिटेशन बॉडी बननी है, वो भी ये नहीं बना रहे, तो एक नई पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल हो गई है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो रूल्स भी बनके तो यहाँ पे मीडिएशन इन अ बिग वे आ रही है। एक तो ये मैंडेटरी बैठा। दूसरा, हमने एक सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर पूरे के पूरे रूल्स चेंज कर दिए, नई CPC हमने लिख दी है केस मैनेजमेंट, और इसमें 2 ऑर्डर मैंने इंसर्ट किए हैं। स्पेशली ऑर्डर है 9 और 9A और 9B, जो ये कहता है कि जी हर केस इश्यूज होने के बाद जब एडमिनिस्ट्रेटिव जज भेजेगा फाइनल ट्रायल, डे टू डे ट्रायल से पहले हर एक को जरूर जाना मीडिएशन के अंदर। अगर वो 30 दिन में मीडिएशन हो गई तो कोर्ट डिग्री कर देगी, अगर नहीं हुई तो रिपोर्ट होगी, तो फिर डे टू डे ट्रायल होगा। तो लिहाजा अब इतनी जबरदस्त मैंडेटरी बेकिंग होगी। एक ADR एक्ट 2017 इस्लामाबाद स्पेसिफिक, ये भी मेरा लिखा हुआ आ चुका हुआ है। सो नाउ लेजिस्लेशन इज ऑल ओवर द प्लेस, और अब ये बात नहीं होगी ये ना हो। लेकिन जो बात जरूरी है, ये मैं जोर कर दे के कहूंगा, देखिए दुनिया में बहुत सारे मॉडल हैं, आप सिर्फ जजेस पे ये सब कुछ नहीं छोड़ सकते। और मेरे लॉयर्स जो हैं वो ज्यादा बेहतर मीडिएटर्स होते हैं, क्योंकि जजेस बाय डिजाइन, उनको मीडिएटर इज द लास्ट मैन के जो एक जजमेंट देगा, लेकिन उनका माइंड सेट ऐसा है कि वो बाजू का सजेस्टिव होते हैं और बाजू का अपना जज वाला रोल इख्तियार करते हैं। वो आर्बिट्रेटर नहीं है या वो कोर्ट का जज नहीं है, उसको इससे हमने हटाना है, वो फैसिलिटेटर है। वकील दुनिया भर में एक बेहतरीन मीडिएटर्स हैं, तो में जब भी आप मीडिएशन लाओगे सबसे पहली मुखालफत जो है ना, इवन अमेरिका में जहाँ पे अब 95% केसेस आउटसाइड द कोर्ट सेटल होते हैं, इतना ये पॉपुलर हो गया। शुरू में लॉयर्स कहते थे यू वांट टू पुट मी आउट ऑफ बिजनेस, आप तो हमें फारिग करना चाहते हैं। हमने उनके लिए एक रेसिपी दी, मैं ये तबलीग करता हूँ इसकी, कि बात यह है कि अब दुनिया में आप मीडिएटर क्यों नहीं बनते, आप लीडर क्यों बनते। और दूसरा ये है कि मीडिएशन में भी लॉयर आउट नहीं है, लॉयर का एक रोल है, वो बड़ा हेल्प करता है क्लाइंट को। तो लॉयर जो है वो मीडिएशन के दौरान है, मेरे अगर चैम्बर के अंदर एक केस है और अप फ्रंट मुझे फी मिलती है पाकिस्तान में, मुझे सॉलिसिटिंग तो अलाउड नहीं है बाकी दुनिया की तरह कि जस्ट इन्फॉर्म पे नथिंग और मैं आपको कोई हिस्सा मिल जाएगा। अगर मेरे चैम्बर के अंदर एक केस जो है वो सड़ता रहे और 15 साल तक पड़ा रहे, मुझे तो 4 अन्य पेशी नहीं पड़ती, मुझे किस काम का, मुझे फी मिल चुकी है। और अगर केस क्विकली सेटल हो गया तो ये सिस्टम के लिए अच्छा है और विन विन सिचुएशन सब लोगों के लिए है। और लोग तो अब पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम पर बिल्कुल उनको एतमाद नहीं है, क्योंकि दादा मुकदमा दायर करे, पोता शायद का इंसाफ ले जाए, ये इंसाफ थोड़ी है।
चेहरे देख के इंसाफ होता, लोग तो रो रहे हैं। अगर नहीं होता तो लोग फिर अदालत से बाहर जो आके है वो गुंडागर्दी भी होगी, बदमाशी भी होगी और कोर्ट से लोग नाला भी होते हैं। क्योंकि मेरा लीगल सिस्टम जो है उसके ऊपर से एक लेकिन बात मैं कहूंगा, एडीआर का ये मकसद नहीं है कि तमाम केसेस अच्छे कैंडिडेट हैं मीडिएशन के लिए। कुछ अच्छे कैंडिडेट है, कुछ अच्छे कैंडिडेट नहीं, लेकिन बिलीव यू मी कोई 70-80% केसेस बहुत अच्छे हैं, वो आप सेटल कर लें। जो बाकी के रह गए हैं उसमें अगर आप केस मैनेजमेंट लाएं और डे टू डे ट्रायल रहे तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, जल्दी से डिसाइड होंगे। बाकी दुनिया में भी यही हुआ, ये हमें बहरहाल करना है। लेकिन यही बात जरूर है कि जैसे मैं वकील नहीं बन सकता जब तक कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है और मुझे उस वक्त लाइसेंस की प्रैक्टिस मिले नहीं बाहर से, मैं स्किल्स नहीं सीखता। इस तरह आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो सकते जब तक आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का, इसलिए मीडिएशन का भी एक्रेडिटेशन और ट्रेनिंग मस्ट है। टू मी मीडिएटर्स आर बॉर्न बट स्टिल यू नीड टू फाइन ट्यून देम, और दुनिया में यही एक मारूफ तरीका है, ये हम लेके आएंगे। अब इसके ऊपर एक टेक्स्ट बुक जो है वो भी बनाने की जरूरत है, मैं उसको लिख रहा हूँ, वो भी बड़ा जरूरी है क्योंकि है नहीं, वो भी लेके आएंगे। और मैं नौजवान लोगों को आपको ये बात कहना चाहता हूँ, देखिए वकील बहुत हैं, अच्छे वकील बहुत कम है, और अगर आप स्पेशलाइज करो और नई चीजों में जाएं तो वो आपके लिए एक रास्ता है। और मीडिएशन एक ऐसी चीज है, अब मैंने बहुत मीडिएशन किए हैं, मुल्क में भी किए हैं, मुल्क से बाहर भी किए हैं। हर वो रात जिस दिन मैं एक मुकदमा सेटल करता हूँ मुझे नींद बड़ी आला पड़ती है, मेरा जमीर सेटिस्फाइड होता है क्योंकि मैंने किसी को कुछ ले दिया। अगर मैं सिर्फ, मैं इंसान पहले हूँ, मैं वकील बाद में हूँ, मैं जज बाद में हूँ, मैं डॉक्टर बाद में, अगर मेरे अंदर का इंसान ही मर गया, क्या लोगों के झगड़े बढ़ा के टेक्निकलिटी से मुझे चीजों को बढ़ाना है? इससे जोड़ने का सिस्टम है। और दूसरी बात यह है कि जहां पे क्राइसिस होता है वहां पे अपॉर्चुनिटी होती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देके, वजाद साहब बड़े काबिल आदमी, इनसे भी हम सुनना चाहेंगे और कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन मैं आपको आज एक बताना चाहता हूँ कि एक लोग कंफ्यूज करते हैं कि मीडिएशन और आर्बिट्रेशन क्या होती है। मैं आसानी से आपको एक और आपके नाजरीन को समझाना चाहता हूँ कि मीडिएशन और आर्बिट्रेशन का या कोर्ट प्रोसीडिंग का फर्क क्या है। देखिए मेरे पास मोबाइल फोन है, ये है एप्पल का मोबाइल फोन, ये सारी दुनिया को पता है कि सैन होजे के अंदर, अमेरिका के अंदर इसके मैन्युफैक्चरर है। देखिए अगर इसके सोल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स जो है, फर्ज करें उसामा साहब पाकिस्तान के लिए आपको दे दिए हैं कि उन्होंने वजाहत साहब ओन करते हैं इसको कि जी आपको सोल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स दे दिए, आप और हम हर एक महीने के बाद अकाउंट सेटल कर ले, ये ब्रीदिंग पीरियड है, जितने आपके मोबाइल बिके या नहीं बिके आप एक महीने में मुझे बेच के दे दो। अच्छा ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और चल रहा था। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा होता है कि वजाहत साहब के जो कि माइक्रो इसके मालिक हैं एप्पल के, इनके आपकी तरफ आउटस्टैंडिंग हो गए 50 करोड़ रुपए। अब आप परेशान हो गए दोनों, और आप क्या करेंगे? मेरे लिटिगेशन के सिस्टम में जाएंगे, एक वकील हायर करेंगे, वो दावा दायर करेगा, केस फाइल करेगा, उसके बाद तमील होगी, वजाहत साहब करेंगे केस फाइल, उसामा साहब भी एक वकील कर लेंगे, आप उसके बाद इश्यूज फ्रेम होंगे। कोर्ट सिस्टम ऐसा है कि आपने जो कुछ कहना कोर्ट में प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें गॉड इज वन, तो यहाँ पे कोर्ट सिस्टम में अगर आप लिख दें उसामा साहब डिफेंडेंट डिनाइड फॉर वांट ऑफ नॉलेज, तो वो कहते हैं कि जिसने कोई चीज एलिज की उसी ने प्रूव करनी है। तो इन हार्ट ऑफ योर हार्ट वजाहत साहब नोज गॉड इज वन, उसामा साहब नोज गॉड इज वन, बट इन माय सिस्टम ऑफ थिंग्स इशू फ्रेम होगा वेदर गॉड इज वन क्वेश्चन मार्क onus could upon the on वजाहत साहब, he will have to prove that God is one। अब ये शहादत होगी, उसके बाद एक जजमेंट आएगी, उसके बाद अपील दर अपील और चलते चले जाएंगे। और आपने ये जो बात की कि 320 साल लग जाएंगे जितने केसेस पेंडिंग है, अगर एंड ऑफ द डे आप जीत गए, वजाहत साहब जीत गए और उसामा साहब हार गए, तो मुझे बताया 12 साल बाद उस पैसे की वैल्यू क्या रह गई है? हो सकता है आप रुइन हो चुके हैं और आपको सिर्फ जेल भेज के इनको कुछ भी ना मिले, और जो वकील पैसे खा गए, अदालतों की दीवारें पैसे खाती हैं, जो खर्चा हो गया, जो कोर्ट भी लग गया, और यहाँ पे तो वो आपको मार्कअप भी नहीं मिलता। हमारे सिस्टम में आपको कुछ नहीं मिला, नोबडी इज हैप्पी। अब मेरा सिस्टम ये है मीडिएशन का, अब मैं एक मीडिएटर हूँ, एक्रेडिटेड मीडिएटर हूँ। लेट्स से मैं लाहौर चैम्बर के अंदर एक एक्रेडिटेड मीडिएटर पैनल पे बैठा हूँ, आप दोनों मेरे पास आ गए, मैंने आपको अलहदगी में पहले वजाहत साहब से ये पूछा, बताइए क्या मसला, इन्होंने एनालिसिस दिखाई, उन्होंने कहा जी देखें इन्होंने 50 करोड़ रुपए देने हैं, सिंपल इज दैट, इनका ये केस है। और उसके बाद मैं आपके साथ भी अलहदगी में पूछता हूँ, इसको कॉकसिंग करना कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ जी उसामा साहब आपने पैसे देने हैं, आप मान लेंगे? और मेरा ये तजर्बा एक्सपीरियंस है कि लोग मीडिएशन में कभी झूठ नहीं बोलते और अदालतों में हमेशा झूठ बोलते हैं।
और मुझे आप मान लेंगे, मैं आपसे कहूंगा जी मैं आपसे कोई फैसला नहीं कर रहा, आपसे ही पूछता हूँ कि आपने पैसे देने, आप दे क्यों नहीं रहे? आप कहेंगे मुझे बिजनेस लॉसेस हो गए। मैं आपसे ही पूछता हूँ किस तरह देंगे? आप कहेंगे जी अगर ये कोई इंस्टॉलमेंट कर लेना वजाहत साहब तो मैं दे पाऊंगा। फिर ये साथ ये कहेंगे जी जो करंट इनका बिजनेस है वो भी कंटिन्यू देता रहूंगा करंट पैसे, और पिछले वाले जो है ना वो हम इंस्टॉलमेंट्स करें। और मैं आपसे पूछता हूँ कितनी इंस्टॉलमेंट? आप कहते हैं जी ऐसा करें जो पुराने पैसे ना वो 10 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट देता रहूंगा और करंट भी देता रहूंगा। ये भी अब आपको दोनों को मैं सामने ले आया, विजाज साहब के सामने ये बात की मौजूदगी में कि ये कह रहे हैं, आपने कहा विजाज साहब कहेंगे मेरे तो भाई पैसे ही टूट गए, मुझे तो इस तरह टूट के नहीं मिलते। ये खुद ही आप सेटल करके ये फर्ज करें, ये कह देते हैं कि जो पुराने पैसे देते हैं 1 करोड़ रुपया वो देते रहे और आइंदा का बिजनेस करंट भी चलता रहता है। ये आपने जो फैसला किया ना, आपने लिखा, मैंने सिर्फ अटेस्ट कर दिया एज ए विटनेस, ये कोर्ट में चला गया और कोर्ट में रूल ऑफ द कोर्ट बन गया। अब ये विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ यू है कि जो मुकदमा 12 साल चलना था इसका हल 1 घंटे 2 घंटे में एक सेशन में निकल आया। आप दोनों जीत गए और आपका बिजनेस रिलेशनशिप भी कायम रह गया और ये आपके लिए अच्छा है ना, इसकी कोई अपील है। ये कितना सिंपल और शानदार सिस्टम है, ये इस तरह है। और जब आप इसको तजुर्बा करते हो तो बहुत आला है। अब मीडिएटर को भी इसके अंदर जो है ना पैसे मिलते हैं, पार्टीज जो है पैसे देती है, लेकिन ये पैसे बड़े हलाल के और मजेदार हैं। और इन लोगों को भी ये है कि जी हमने जो अदालतों में खराब होना था, अब अगर अपनी हेल्प के लिए लॉयर भी साथ में है तो लॉयर से जरा कॉन्फिडेंस होता है, कहीं पे एडवाइस लेनी है तो लॉयर से ले लेते हैं, या इन्होंने एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना तो लॉयर हेल्प कर देंगे, क्योंकि मैंने फैसला नहीं लिखा, आखिरी आदमी मैंने तो अगर नोट्स बनाया जाया करने। और लॉ ये है कि मुझे तो कोर्ट में तलब भी नहीं किया जा सकता जैसे आर्बिट्रेशन। ये है मेरा मेडिएशन और आर्बिट्रेशन। देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल सिस्टम इट इज। और अब ये जो सिस्टम है, मैं इस बात के साथ खत्म करता हूं, गुजाज साहब की बात सुनेंगे। कुरान पाक में लिखा है अल-सुलह वल खैर, ये कुरान पाक कह रहा है जो हमारे लिए अब्दी किताब है, और उसमें लिखा है कि अगर झगड़ा हो जाए दोनों फरीकान से एक एक बंदा डाल लो। और फिर हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि जो कुफर का मुआशरा ना जी वो तो कायम रह सकता है, जुल्म का मुआशरा नहीं कायम रह सकता। और शेक्सपियर कहता है कि जस्टिस हैज फ्लड टू पीस, पीपल हैव लॉस्ट देयर रीजन। आप ऐसे मुआशरे जिसके अंदर इंसाफ नहीं होता, ना इंसाफी के मुआशरे जुल्म के मुआशरे होते हैं, तो जुल्म के मुआशरे का तो साथ नहीं देना चाहिए। हमारे मुल्क का ये मुआशरा इस वक्त मैं कहूंगा जुल्म के मुआशरे है। तो लॉयर्स के लिए ये एक नया एवेन्यू खुल रहा है। प्लीज आप इसको सीखिए। और मैं आपको बता दूं, आप हाफ कुक्ड हाफ बेक्ड ना तो वकील चलेंगे और ना जजेस चलेंगे। ये सिस्टम दुनिया ग्लोबल विलेज है। पूरी दुनिया में अगर एडीआर आ गया है, पूरी दुनिया में केस मैनेजमेंट हो गई है, पूरी दुनिया में आर्बिट्रेशन पहले चेंज कर चुकी है। हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। एंड देन बिलीव यू मी कि ये वही वाला प्रोफेशन, दुनिया भर में जो बड़े लोग पैदा हुए ना उनमें से 50% सिर्फ लॉयर्स हैं। मैं किसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ? सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फुटस्टेप्स में हूँ। आप ये देखिए कि अमेरिका में आप देखें, क्या ओबामा का मुकाबला आप ट्रंप से कर सकते हैं, या बिल क्लिंटन का या हिलरी का कर सकते हैं? आप ये देखिए कि मशाइल का कर सकते हैं। तो में जो बड़े लोग हैं, हम तो बहुत बढ़िया, मैं माशरे का सबसे पढ़ा लिखा, सबसे इज्जतदार और सबसे बड़ी आदमी हूँ। ये चंद गंदी भेड़ों ने ये जो काम खराब किया है। तो वजह साहब आपको बताएंगे कि दुनिया भर में मैं ट्रैवल करता हूँ, बिन टू लाइक 89 कंट्रीज अराउंड द ग्लोब। और मैं ऑफिशियली मुझे बड़ी में बुलाते हैं। मैं 7 टाइम्स अमेरिका गया हूँ, मैं कनाडा गया हूँ, मैं दुनिया का हर मुल्क देखा। मैं बतौर वकील के अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मैं डिफरेंट स्पीशी, जो इज्जत एक वकील की है, जो इज्जत एक डॉक्टर की है, जो इज्जत एक बड़े अकाउंटेंट की है, वो तो किसी की है ही नहीं। ये जो पार्लियामेंट वगैरह ना, इसमें भी जिस दिन से वकला की तादाद घटी है उसी दिन से ये चीजें नीचे चली गई। तो आपको जहां पे क्राइसिस होता है, आप बिलीव करें, आप चीजें इधर सिर्फ बेहतर होनी है। हमने लीगल एजुकेशन पे अभी एक जजमेंट दिया, हमने एंट्रेंस टू द लॉ स्कूल बना दिया, हमने एंट्रेंस टू द बार बना दिया, हमने बार वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज ला रहे हैं, हमने इक्विवेलेंस काम कर दिया फॉरेनर्स के लिए। अब रेफरेंस बंदे नहीं चलने, हमने बुरे लॉ स्कूल भी बंद करने हैं और अच्छे और बढ़िया लोग आएंगे और वही ग्लोरी वापस आने लगी है। मैं तो बिल्कुल एक दिल बंद होकर चला हुआ बोनस की लाइफ खेल रहा हूँ। मेरे बातें कहीं लिख लें, हमने तारीख के अंदर ये किताबें लिख के और आपके लिए कवानीन बना दी, ये वापस नहीं होने। जो जो सीखेगा वो तरक्की करेगा और आप दूसरे वकला को बिल्कुल आगे ले जाएंगे। मैं आपको होप दे रहा हूँ कि आप इतनी आगे जाएंगे, आपके लिए इतनी अपॉर्चुनिटी है जिसकी को हद नहीं। लेकिन हमें सबको सीखना है। जो कहता है ना मुझे सब आता है, बहुत बेवकूफ है। मैं जब आपके लॉ स्कूल में गया था तो वो धात के जमाने में मैंने लॉ किया था।
मुझे पता ही नहीं था एडीआर क्या होती है, मुझे नहीं पता एनवायरमेंटल लॉ क्या है, मुझे व्हाइट कॉलर क्राइम का कुछ पता नहीं था, मैं कंप्यूटर डिजिटल और फोरेंसिक्स को नहीं जानता था, मुझे साइबर लॉज का नहीं पता था, मुझे डीएनए का नहीं पता था। मैं ये सारी की सारी चीजें बाद में बाय वे ऑफ कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन सीखी है, और पढ़ना हमें सबको है। हमारे मुल्क के अंदर जजेस को भी पढ़ना है, वकला को भी पढ़ना है, कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी पढ़ना है, सारे अमले को। अगर हमारे ये बैंक ऑफ माइंड है कि हम सीखने के लिए तैयार हैं। देखिए ये जो एडवांस वर्डन है, जैसे आप चाइना में या अमेरिका में, वहां पे ये जो ना लीगल एजुकेशन, ये यहाँ भी फंडामेंटल है, वहां पे भी है, लेकिन एंट्रेंस टू द प्रोफेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। वहां पे उन्होंने बैरियर लगाया, आपको बार में ऐसे नहीं आने देते। बल्कि कनाडा में तो यहाँ तक है कि एक नंबर उन्होंने फिक्स किया हुआ है, जब वो वैकेंसी क्रिएट होगी तो जाएंगे। इसलिए दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और बिलीव करें कि उनके जो जजेस हैं, मैं उनके पास जाके, उनका बेंट ऑफ माइंड ही और तरह का है, वो इतने आला ह्यूमन बीइंग है। और अगर आप ह्यूमन बीइंग आला नहीं है ना, कभी इमारतों के साथ एजेंडे से लोगों के ऊपर रोब नहीं पड़ता। और मैं भी लंबी कार की वजह से बढ़िया नहीं हो सकता। मैं बढ़िया तब हूं कि मैं लोगों की आवाज बनूं और उनको इंसाफ लेके दूं। व्हाट अ प्रिविलेज इट इज कि अल्लाह मियां ने मुझे वकील बना दिया। मैं सुबह सो के उठता हूं तो मैं कहता हूं अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे एक और नया दिन दिया है। तो कुरान पाक में लिखा, आप सोते हो तो सुबह उठते हो तो एक नई जिंदगी शुरू होती है। फिर मैं कहता हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है तुमने मुझे मुसलमान घराने में पैदा कर दिया। अगर मैं काफिरों के घर पैदा हो जाता तो बर्थ एक्सीडेंट है। मैं कहता हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है तुमने मुझे पाकिस्तान आजाद मुल्क में पैदा किया है। गुलामों की क्या जिंदगी है, कश्मीर के लोग देखे कितने खूबसूरत है, गुलामी की जिंदगी है। फलस्तीन के लोग कितने प्यारे हैं, उनके पास आजादी नहीं है, नदरलैंड है। और चौथी बात मैं कहता हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे पाकिस्तान में पैदा किया, इधर लोगों के राइट्स नहीं है, तूने मुझे वकील बना दिया। कम अज कम मेरे साथ तो कोई ज्यादती नहीं करेगा। मैं लॉज को जानता हूँ और मैं बिल्कुल लोगों को करूंगा। इसलिए ये बहुत आला प्रोफेशन है और बहुत अच्छी जगह। थैंक यू वेरी मच। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। मैं वजाद साहब को सुनना चाहता हूँ। ही इज माय प्राइड। ये पाकिस्तान वो लोग हैं जो बाहर के मुल्कों में जाके साबित कर रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं है और हमारी इज्जत बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान का पॉजिटिव जो है ये डेवलप कर रहे हैं। तो अब हम इनकी बातें सुनते हैं। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जफर साहब। जी वजाद साहब, सर आप दीजिएगा कैनेडियन पर्सपेक्टिव एडीआर के हवाले से कि एडीआर की जो इम्प्लीकेशंस हैं कनाडा में और इंटरनेशनली, इसके बारे में गाइड कीजिएगा प्लीज। सबसे पहले तो जफर साहब की बातें सुन के आप जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे, जो बात आप पूरी आपने तमहीद बांधी और फिर नुक्ते के ऊपर आपने ला के बात को हमारी सोच के लिए छोड़ा है। आई वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर कि आपने मुझे वो याद आ गया वक्त अपना 13 साल पुराना पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ का, जिस तरह आप हमें ट्रेन किया करते थे। And I know ये आपकी training है that we stand here today. It's teachers like yourself who have made us, and we are a source of inspiration to these young people, young lawyers. और and I'm thankful कि आप हमें इतना high rate करते हैं और हमसे अच्छी उम्मीद रखते हैं कि we'll be able to contribute to the legal system in a way that will be represented globally. पाकिस्तान के perspective में मेरा ख्याल है हमारे आज के सेशन के लिए जफर साहब के एक holistic perspective और understanding के अलावा there is nothing more to look upon. मैं तो उस किताब का इंतजार कर रहा हूँ जो कि टेक्स्ट बुक जफर साहब ने भी मेंशन किया है आएगी, ताकि वो निसाब के अंदर शामिल की जाए, ना सिर्फ लॉयर्स के लिए, ना सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो कि लॉयर्स का होना चाहिए पाकिस्तान में बार मेंबरशिप के लिए, बल्कि जजेस के लिए भी, सिविल जजेस, उसके बाद आपके सेशन जजेस, और फिर जब हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम उस किताब के अंदर से एक्सट्रैक्टेड 52 आवर, जिस तरह आपने जिक्र किया, 52 आवर, 100 आवर, 96 आवर प्रोग्राम लॉन्च होना चाहिए, ताकि आप जब अपने डिसीजंस की तरफ जा रहे हो तो आप बाय डिजाइन यू आर थिंकिंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर मॉडल जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है। क्योंकि लिटिगेशन इज वन रिकोर्स एंड इट्स अ ट्रेडिशनल रिकोर्स, बट आई थिंक मॉडर्न जो जमाना है उसने हमें ये सिखाया है, and we must learn by the technology and by development of human mind that not only a fight, not only a dispute can be resolved through litigation, it can be resolved through other sources. जैसे हमारे यहाँ पंचायत सिस्टम थी, आपने जिक्र किया पहले, जैसे हमारे यहाँ आउट ऑफ कोर्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन था, ओम्बड्समैन बड़ा कामयाब रहा मुशर्रफ साहब के जमाने में और पब्लिक रिकोर्स के लिए एक बड़ा अच्छा एवेन्यू था।
सो आई थिंक उन चीजों की तरफ निशानदेही करनी चाहिए, बल्कि उसकी तरफ ट्रेनिंग लेनी चाहिए। मैं सर, आई प्रेजेंट माई सेल्फ whenever I'm in Pakistan next and your session is online या session आपका चल रहा है, I present myself to be a part of the mediators training program. I want to be among those master mediators जो आप launch कर रहे हैं, जिसका आपने भी जिक्र किया है। आप मेरा credential अगली लिस्ट में प्लीज ऐड कर लें, मैं अब आपके पीछे लगा रहूंगा इस चीज के लिए। एंड आई वांट कि ये आने वाले बच्चे जो है ये हमें फॉलो करें, इस चीज को आगे लेके चलें, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड अब आउट ऑफ डेट होता जाएगा। आपको न्यू डिजाइन, जिस तरह आपने जिक्र किया 99 से ये स्टार्ट किया, ये सफर आपने शुरू किया, और मैं सैल्यूट करता हूँ आपकी एफर्ट को, बिकॉज आई हैव सीन ओवर द लास्ट 8-10 ईयर जिस तरह आपने इसके ऊपर एक फर्द वाहिद का झंडा उठा के अलम बुलंद करके इसको आगे लेके चले आप। मैं सैल्यूट करता हूँ उसको और बहुत कदर की निगाह से देखता हूँ उस चीज को। मैं कैनेडियन पर्सपेक्टिव आपके सामने पुट अप करना चाहता हूँ, जिस तरह सर जफर साहब ने ऑलरेडी जिक्र भी कर दिया है। तो उसकी दो स्ट्रीम्स हैं। कनाडा इज अ पार्टिसिपेटरी लीगल सिस्टम को इनकरेज करता है। वी आर लुकिंग एट पार्टिसिपेशन where both parties are brought to the court, are brought towards the authority of the law, and institutionally and contextually disputes are decided. So institutionally जब disputes take up करते हैं, तो जिस तरह आपने कहा कि court centered mediation होती है या court centered pre-trial conferences होती हैं, और contextually जब अप्रोच ली जाती है तो फिर between the parties एक अरेंजमेंट क्रिएट कर लिया जाता है, जैसे मीडिएशन है, प्राइवेट मीडिएशन है, जिस तरह उन्होंने एप्पल की मिसाल हमारे आपके नाम लेके दी। तो एक कॉन्टेक्चुअल अप्रोच के अंदर उस चीज को कंसिडर किया जाता है, एंड देन रिलेशनशिप इज इंटैक्टेड। तो ये दो अप्रोचेस हैं जिसकी बेसिस पे कैनेडियन लीगल सिस्टम के अंदर आउट ऑफ कोर्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो सेंटर करता है। अब मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स और फिगर इसके ऊपर देना चाहूंगा। 80% मैंडेटरी पार्टिसिपेशन है through mediations and pre-court settlement and case conferences in Canada, 80%, and 20% are voluntary. So जब हम mandatory की बात करते हैं तो वहाँ judicial order based आप dispute resolution की तरफ जा रहे हैं कि आपने केस फाइल किया और वहाँ आप फाइल करने के साथ ही आपकी प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस या केस मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस शेड्यूल हो गई थ्रू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट या ऑर्डर ऑफ द रजिस्ट्रार, और वहां से आप चीजों को आगे लेके जा रहे हैं इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट एंड रिजॉल्व द इशू। सेकेंडली, आप जब वॉलंटरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो वहां आप केस फाइल करने के बाद दोनों पार्टीज या उनके लॉयर्स आपस में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, एंड देन दे ब्रिंग द रेजोल्यूशन टू द कोर्ट जस्ट टू गेट द इन्फोर्समेंट। तो मैं एक आपके सामने एक ऐसा फैक्ट रखने जा रहा हूं आगे, जो कि कैनेडियन बार एसोसिएशन की अथॉरिटी के साथ है, बिकॉज दिस इज from the quotation of the Canadian Bar Association 2018 report. Backlog has been reduced to 53% across Canada by mandatory participation of dispute resolution. So, जो जफर साहब ने बात की, it's a huge number. 53% means कि आधे से ज्यादा केसेस बाहर डिसाइड हो रहे हैं। ना अदालतों का वक्त जाया हो रहा है, ना जजेस का टाइम, उनकी फैकल्टीज इस चीजों में जा रही है कि केस कब इशू हो रहा है, उसकी कॉस्ट क्या है, लिटिगेशन, ना अदालतों की दीवारें वो पैसा ले रही हैं क्लाइंट्स का, और बिजनेस रिलेशनशिप या एक जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है पार्टीज का वो इंटैक्ट किया जा रहा है। सेकेंडली, अब मैं प्रोविंस वाइज आता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कैनेडियन लीगल सिस्टम इज स्प्लिट इनटू टू, फेडरल एंड प्रोविंशियल। सो फेडरली इसकी एप्लीकेशन जो है वो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, और मैं समझता हूँ ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे हम पाकिस्तान में खास तौर पे, क्योंकि हम पाकिस्तान सेंट्रिक डिबेट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में इसके ऊपर हम लर्न कर सकते हैं। वो ये है कि जितने भी आपके ट्राइब्यूनल सिस्टम है, सर्विस ट्राइब्यूनल्स जितनी भी आपकी हैं, लैंड, वाटर, उसके बाद आपकी जितनी छोटी वर्क प्लेस है, कॉम्पनसेटरी ट्राइब्यूनल्स है, उन सब के लिए, बैंकिंग ट्राइब्यूनल, उन सब के लिए मेरी सजेशन के मुताबिक मैंडेटरी मीडिएशन या केस कॉन्फ्रेंस जो है वो मैंडेट कर दी चाहिए बिफोर इट गोज टू द लिटिगेशन प्रोसेस। अब उसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि कनाडा में इमिग्रेशन सिस्टम के अंदर मैंडेटरी केस कॉन्फ्रेंस है या मैंडेटरी मीडिएशन है। फॉर एग्जांपल, आपने अपील फाइल की अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द ऑफिसर, अपील स्केड्यूल होने से पहले देयर विल बी अ प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस, जहां ऑफिसर बैठेगा बोथ पार्टीज के दरमियान, मिनिस्टर एंड द इंडिविजुअल पार्टी विच इज एग्रीड,
and the officer will try to negotiate and see where both parties can come to a common consensus prior to this matter going to court. उसकी बहुत बड़ी वजह ये है सर कि अपील को लिस्ट होने में 4 से 8 महीने कहीं ना कहीं लग जाते हैं, तो why give that particular time to the waste, decide the matter and move ahead. So एक इनोवेटिव सिस्टम इमिग्रेशन के अंदर आया जो कि खास करके गवर्नमेंट बेस्ड सिस्टम है. इट इज नॉट अ 2 पार्टी प्राइवेट डिस्प्यूट सिस्टम, इट्स अ गवर्नमेंट बेस्ड सिस्टम. एक एग्जांपल इमिग्रेशन की है. दूसरी एग्जांपल कैनेडियन आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल की है. यहाँ कैनेडियन आर्म फोर्सेस के अंदर मैंडेटरी मीडिएशन करके डिस्प्यूट्स की रेजोल्यूशन की जा रही है टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ फोर्सेस. कोई भी आपका सर्विस का इशू है, आपकी टेन्योर का इशू है, आपकी सर्विस एक्ट की खिलाफ वर्जी का इशू है, वो सारा ट्राइब्यूनल के जरिए मैंडेटरी मीडिएशन से रिजॉल्व किया जाएगा, वो कोर्ट में नहीं जाएगा. सो कोर्ट मार्शल जो कोर्ट है हमारी, या मार्शल कोर्ट जो यहाँ कनाडा की, वो एक तरह से रिडंडेंट और डिफंक्ट होती जा रही है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड. फर्दरमोर फैमिली लॉ, बिजनेस लॉ और आईपी लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन है केस कॉन्फ्रेंसेस और मीडिएशन की. फेडरली बात कर रहा हूँ. जब ये मैटर फेडरल कोर्ट की तरफ या सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाता है तो वहां सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन है. फैक्ट्स एंड फिगर के मुताबिक 64% केसेस जो हैं वो आउट ऑफ कोर्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आते हैं. देयर इज नो केस हियरिंग, नो हियरिंग एट ऑल. सो बिफोर इवन गोइंग फॉर अ हियरिंग यू गेट अ मैटर रिजॉल्व. अब प्रोविंशियली डिस्कस करूंगा और कुछ इंसेंटिव्स आपको दूंगा कि किस तरह प्रोविंसेस ने इसको इनोवेट किया. फैमिली लॉ का जिस तरह जफर साहब ने जिक्र किया, ओंटारियो के अंदर मैंडेटरी मीडिएशन, केस मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस, प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस, नेगोशिएशन एंड आर्बिट्रेशन, दीज आर द मेथड्स दैट आर अडॉप्टेड. लेकिन सबसे ज्यादा इंप्लीमेंटेशन इसकी 2 जगह पे है, सिविल लॉ और फैमिली लॉ के अंदर. और फैमिली लॉ के अंदर कोलैबोरेटिव है. हालांकि आप भी जानते हैं, मुझे भी मालूम है कि फैमिली लॉ इज अ हाईली कंटेस्टेड एरिया ऑफ लिटिगेशन, जहां पे छोटी छोटी चीजों के नान नफके के ऊपर 2 रुपए, 8 रुपए, 10,000, 12,000 के ऊपर डिस्प्यूट हो रहा होता है. वहां कोलैबोरेटिव फैमिली लॉ इनिशिएटिव लॉन्च करके गवर्नमेंट ने एक इनोवेट किया है सिस्टम को कि बोथ लॉयर्स एंड बोथ पार्टीज साइन द एग्रीमेंट कि we will sort our dispute within our lawyers, they will arrange a matter how to resolve the dispute, and then we will formalize an arrangement. अच्छा, सफर साहब ने बड़ी अच्छी जगह से वो पॉइंट आउट की थी बात कि मीडिएशन इज नॉट फॉर एवरीबॉडी या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आउट ऑफ कोर्ट इज नॉट फॉर एवरीबॉडी. इसी तरह सीएफएल के अंदर, कोलैबोरेटिव फैमिली लॉ के अंदर भी इट डज नॉट गो आउट फॉर एवरीबॉडी, बिकॉज लेट्स से 2 पार्टीज का डिस्प्यूट है, एक पार्टी पेडिस्टली ज्यादा स्ट्रांग है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, और दूसरी पार्टी वीक है, तो वहां सीएफएल काम नहीं करेगा. सो ये भी लॉयर्स की ट्रेनिंग होना जरूरी है कि जब वो अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करने जाएं तो दे आर एबल टू गिव देम द राउट कि आपके लिए सीएफएल सूटेबल है, मीडिएशन कर सकते हैं, या हम लिटिगेशन की तरफ जाएं. फॉर एग्जांपल चाइल्ड कस्टडी का मैटर है तो वो हाईली कंटेस्टेड होगा, उसके लिए भी मीडिएशन पहले अवेलेबल है. अगर वो नहीं सॉर्ट आउट होती तो फिर आगे जाएंगे. उसके अलावा अल्बर्टा के अंदर वॉलंटरी मीडिएशन मिनिस्टीरियल लेवल के ऊपर लॉन्च कर दी गई है, विच मीन्स कि मिनी ट्रायल्स, केस इवैल्यूएशंस, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन, ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर तमाम डिस्प्यूट्स, सिविल, फैमिली, बिजनेस, आईपी, सर्विस, ट्राइब्यूनल्स, all will be launched. 50% cases have been reduced in family law. It is the most popular program in Alberta, जहाँ पे mandatory mini court, multi court house directorial बनाया गया है in order to resolve this dispute resolution. इसी तरह ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर सिविल लॉ में बहुत एक्टिव है, एक्रेडिटेड आर्बिट्रेशन मौजूद है, जुडिशियल केस कॉन्फ्रेंस सेटलमेंट मौजूद है. इनफैक्ट यहाँ तक के वहां एक लॉ क्रिएट कर दिया गया है कि सिविल रेजोल्यूशन ट्राइब्यूनल एक्ट, जिसके तहत सिविल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए पहले आपने ट्राइब्यूनल में जाना है जहां आपकी आर्बिट्रेशन होगी या मीडिएशन होगी या नेगोशिएशन होगी, एंड देन यू विल टेक द मैटर टू द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इफ यू वांट टू गो टू द कोर्ट हाउस. फाइनली मैं इस बात के ऊपर कंक्लूड करूंगा कि बाकी प्रोविंसेस के अंदर भी इसकी यूनानिमस एप्लीकेशन है. क्वेबेक, मैनिटोबा, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, न्यूफाउंडलैंड, नो कॉस्ट, नो सेटलमेंट, वॉलंटरी सेटलमेंट, कोर्ट ऑर्डर्ड सेटलमेंट, जुडिशियल एप्लीकेशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेटलमेंट एंड वॉलंटरी जुडिशियल मीडिएशन. ये वो प्रोसीजर्स हैं, ये वो मैकेनिज्म्स हैं जिनके तहत ये पर्टिकुलर प्रोग्राम या ये पर्टिकुलर
ideology of dispute resolution has been launched in Canada and it is successfully running. जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि 50% की हद तक केस लोड जो है वो कम हो चुका है। एक बहुत जरूरी बात जिसकी तरफ जफर साहब ने निशानदेही की और उसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ मुझे नजर आई, क्योंकि मैं खुद एक वकील हूँ, तो बजाते वकील आपको ये बात बताने लगा हूँ कि जब आप लॉयर बनते हैं, जब आप वकालत का एंट्रेंस टेस्ट दे रहे होते हैं, तो आप प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कोर्सेज करते हैं। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हर लॉयर के ऊपर ये मैंडेटेड है, जफर साहब आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि हर लॉयर पे मैंडेटेड है ये चीज। Before you will, when the parties come to you and you are reviewing the court case, you will give them an ideology of resolving the dispute before going to the court. It's mandated upon you. And once, how will you decide it? अगर आपकी ट्रेनिंग, आपका मेथोडोलॉजी, आपका सोचने का तरीका उस तरीके से ट्यून नहीं हुआ, you will not be able to advise them, क्योंकि आपने तो you will look at a client as your paycheck. तो यहाँ पे इस चीज की अदराक होना और उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके लॉयर्स को उस हिसाब से ट्रेन करना इंतहाई जरूरी है। और पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो जफर साहब ने बात की, मैं उसको मनोवन इंडोर्स करता हूँ, सेकंड करता हूँ, और उसके साथ आपका सर, आई स्टैंड विद यू एज अ फ्लैग कैरियर फॉर दिस पर्टिकुलर आइटम कि लॉयर्स, जजेस शुड बी ट्रेन्ड। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आपके जो लॉ क्लर्क्स हैं हमारे, उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट का पहला इंटरेक्शन लॉयर के बाद लॉ क्लर्क से होता है। वहां क्लर्क उसको क्या फीड इन कर रहा है, क्लर्क क्लाइंट के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है, वो चीज बहुत मैटर करती है क्लाइंट का माइंड मेकअप करने के लिए, इन ऑर्डर फॉर हिम टू डिसाइड कि मैंने किस तरफ जाना है या मैंने किस हिसाब से अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है। तो मैं समझता हूँ कि ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। बाहर वोकेशनल प्रोग्राम्स के हिसाब से जिस तरह आपने बात की, पाकिस्तान में एक इनिशिएटिव लिया गया, मैं आई सल्यूटेड। मंसूर अली शाह साहब हैं, साकिब निसार साहब ने भी इस पर बहुत काम किया, और आपने तो इसका जो अलम उठाया, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि मेरे जमाने में ये चीज नहीं थी, मेरे वक्त में ये चीज नहीं थी। मैंने इसका बहुत, I've been around the world and I have seen it। मेरा 3 jurisdictions में काम करने का एक्सपोजर है। मैंने इस चीज को बहुत गहरी हद तक महसूस किया है कि हमारे लॉयर्स के अंदर डेप्थ नहीं होती। We have to create that depth, we have to give them that analytical skill कि जहां वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, मैटर की अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने आप को इस हद तक एम्पावर्ड समझें कि दे आर एबल टू रिजॉल्व एंड गिव द आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रेजोल्यूशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मुल्क में। अभी बल्कि मैं कल ही एक रिपोर्ट आई हुई है हमारे अंग्रेजी के अखबार में पाकिस्तान में, और वो कैनेडियन बार एसोसिएशन में कोर्ट हुई है कि खातून की वफात के 22 साल के बाद उसकी इनहेरिटेंस का मैटर जो है रिजॉल्व सुप्रीम कोर्ट से, और ये सुप्रीम कोर्ट से हुआ है। मतलब आप अंदाजा लगाएं, हाईएस्ट कोर्ट इन द हाउस इज रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट आफ्टर 22 years एंड हाउ मेनी मोर विल बी सिटिंग ऑन द टेबल एज वेल। सो इस चीज को लुक अपॉन करना चाहिए। जफर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज? जी, मैं 2 बातें करना चाह रहा हूँ। एक तो हमारे अभी किसी पार्टिसिपेंट ने बड़ी खूबसूरत बात स्क्रीन पे मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि ये कोविड-19 है, इसको आप रिलेट कर रहे हैं कि ऑनलाइन जो आप घर में बैठे हुए मीडिएशन और आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, ये दुनिया में फैशनेबल हो गया। ये हम अरसे से कर रहे हैं जी। ये इस सूरत में अब हम क्राउडिंग नहीं कर सकते, हमने कोर्ट से रश कम करना है। इसी तरह मीडिएशन को भी हमने लोगों को इकट्ठे अगर एक जगह पे रखना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, ये वीडियो लिंक के जरिए से हम बड़ी कामयाबी से ये आर्बिट्रेशन तो करते हैं, बल्कि यहाँ तक मैंने तो मीडिएशन के कंपटीशन अभी कुछ 3 जज किए यहाँ पर बैठ के। कोई पेरिस से हो रहा था, सिंगापुर से हो रहा था, इंग्लैंड से हो रहा था, मैं पाकिस्तान में आई वाज अ जज ओवर हियर, और हर एक ने घर से कर लिया। तो ये बिल्कुल डुएबल है। ये बड़ी एक आइडियल चीज है कि कोर्ट के अंदर जो है ना हम रश कम करें, और दुनिया में अब हमें अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। इट इज अ चेंज वर्ड। एक दूसरा, एक बात मैं हवाला देना चाह रहा हूँ, ये सिंगापुर में एक मीडिएशन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है 2019 में, मैं गया था उसे अटेंड करने। पहली दफा ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी बिगनिंग हुई है मीडिएशन की कि 41 कंट्रीज उसके सिग्नेटरी थे, और अभी तक आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 67 से साइन कर चुके हैं। इसके अंदर अमेरिका भी शामिल है, इंग्लैंड भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, पाकिस्तान अभी शामिल नहीं है। जब आर्बिट्रेशन की बिगनिंग हुई थी ना, उस वक्त आप ये देखें कि सिर्फ 3 कंट्रीज ने साइन किया था। तो अब इंटरनेशनल मीडिएशन जो है कि लोग अपने एग्रीमेंट के अंदर ये क्लॉज लगाए, दिस इज बिकमिंग फैशनेबल, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। आजकल मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और चाइनीज बड़े कन्विंस्ड है
मैंने चाइनीज को कन्विंस कर लिया कि ये जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो कि ऐसे मुल्क में डिसइंसेंटिव है जहाँ पर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता, तो ये जो सी पैक वाला मसला है, मैं यहाँ पे पाकिस्तान चाइना सेंटर एक बनाने का यहाँ पे बना रहा हूँ और 2 चाइना में भी बनाने जा रहा हूँ, जरा कोविड रुकने दें। हमने बिल्कुल नहीं जाना अदालतों में। आपका एक झगड़ा हो जाए और वो खत्म ना हो तो कौन करता है ऐसे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट? तो ये भी एक फील्ड है। और एक बात और, हमारी जो जुडिशियल पॉलिसी आई और उसके अंदर हमने 2009 में इसको एसेंशियली रखा हुआ, और पाकिस्तान बार काउंसिल में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाने हैं ना, उनके अंदर एडीआर एक सब्जेक्ट है और मीडिएशन पढ़ाई जानी है। अभी तक मैंने इसके ऊपर बकायदा कोर्स बनाया बिजनेस स्कूल्स के लिए और लॉ स्कूल्स के लिए कि आपने लॉन्गर ड्यूरेशन में भी 2 सेमेस्टर के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग स्कूल से भी लेके निकलें, क्योंकि अब ऐसे लॉयर्स आने चाहिए जिन्होंने मीडिएशन में स्पेशलाइज किया। मैं बच्चों को इनकरेज करता हूँ, आप एलएलएम करने के लिए अगर अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं या यूरोप में जा रहे हैं, तो आपका एक सब्जेक्ट जरूर एडीआर और मीडिएशन रखिए। आपको ये सीखना चाहिए, क्योंकि आइंदा अब वकालत इधर को जा रही है। इनिशियली arbitration was a very serious threat to litigation around the globe. Now mediation is becoming a serious threat. This is another way out, और ये रास्ता जो है बिल्कुल एक नया है। अब आपके ये ग्रैब करने के लिए अपॉर्चुनिटी है, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये जो आप यंग लोग, अगर मेरी नस्ल और मेरे से पहले वाली नस्ल हम अच्छा निजाम नहीं दे सके, आपने लेके आना है, आप इसको चेंज करोगे और आप खिदमत करोगे इस मुल्क के लोगों की। आप यहाँ पे इंसेंटिव देखिए, कुछ बड़ी अच्छी चीजें हैं। मैंने मसलन अगर एक मीटर ही लगवाना है बिजली का और वो नहीं लग रहा है, या ट्रांसफार्मर, ये अदालत में जाने वाला क्या काम है? आप इन हाउस वहां पे एक इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के पास जाएं और रिजॉल्व कर दें। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इवन कश्मीर का मसला जो है वो भी नेगोशिएबल है। ये लड़ाई से हल नहीं होगा। दुनिया का हर काम मीडिएशन से हो सकता है, कुछ चीजों को छोड़ के जहाँ पे आपने प्रेसिडेंट सेट करना है। हाँ, उनको लिटिगेट होना चाहिए, वो केसेस अच्छे नहीं है, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं। हम प्रेशर कम कर रहे होंगे, हमें बहुत ज्यादा जजेस की जरूरत नहीं है, हमें और एवेन्यूज की जरूरत है। और उसके बाद ये वाले जजेस, जब बैकलॉग कम हो जाएगा, अब क्या है, यू आर वेटिंग फॉर योर केस डे फॉर वीक्स, फॉर डेज, फॉर मंथ्स एंड ईयर्स, आपकी बारी ही नहीं आ पाती। और इतना सारा आप बोझ जो है सिस्टम के ऊपर डाल देंगे, वो कैसे चलेगा? ये नहीं चला। और यहाँ पे लोग बड़ी तनकीद करते थे, बड़े सरों वाले लोगों ने ये लॉ लिखा हुआ, ऐसे चेंज ना करना, तुम धात के हो जाओगे। हमने बदल दिया है। क्यों बदल दिया? कि जिन्होंने बनाया था उन्होंने बदल दिया। दुनिया ग्लोबल विलेज है, अगर वहां बदल गया यहाँ भी बदलना पड़ेगा। जदीद दौर के जदीद तकाजे हैं, उसके साथ हमने चलना है। और जो मुल्क उसके साथ नहीं चलेंगे वो फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। और अब हम पीछे रहना अफोर्ड नहीं करते। ये सिर्फ कारों से आप कभी किसी जगह पे अच्छे नहीं होते। आप, ये बांग्लादेश हमारा ऐसा था, कभी मैं 3 मरतबा वहां गया हूँ, दे लीव आउट ऑफ, वी ट्रेंड देम। क्या कमाल के वो लोग हैं। उनके चीफ जस्टिस साहब भी इतने फ्रेंडली और इतने आला लोग हैं। उन्होंने, मैंने अब लास्ट जब बांग्लादेश गया था, इट वाज अमेजिंग कि वो बैंकिंग के जो केसेस हैं उनके अंदर उनकी सक्सेस रेशियो जो है 90% है। गुड कैंडिडेट। हमें अभी तक हमने रिकवरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस के अंदर मीडिएशन की गुंजाइश ही नहीं रखी। फिर ये जो लोकल गवर्नमेंट है जी, हम 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। आपको फिजान साहब भी ये बात बताएंगे, दुनिया ने तरक्की जो है वो काउंटी सिस्टम के ऊपर की है। आपके डिस्प्यूट भी वही रिजॉल्व होने हैं, आपके मसाइल भी वही। बिल्कुल। हम तो तीसरी कमेटी नहीं बनाते, वो बनाए, वहां पे मसालिहीन का कॉन्सेप्ट है। मैंने पढ़े लिखे अनपढ़ देखे हैं और मैंने अनपढ़ दानश्वर लोग देखे हैं। अकल अल्लाह ताला की देन है। कुछ लोग सुलह करा सकते हैं, कुछ झगड़े बढ़ा देते हैं। तो आप उस कम्युनिटी के जो रिस्पेक्टेबल लोग हैं उनकी भी ट्रेनिंग करें, उनकी भी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स वगैरह बना के, तो हम बहुत सारे डिस्प्यूट छोटे मोटे तो वहीं पे हल कर लेंगे। इसी तरह आप मुख्तलिफ अदारों के अंदर मीडिएशन के मॉडल्स बना सकते हैं, तो वो अपना अपना मसला। लाहौर चैम्बर के अंदर हमने सिग्नेचर करवाए किनसे, 72 MOU साइन किए बिजनेसमैनों ने। कहा अदालतों के मुकदमे छोड़े, हमारे ये डिस्प्यूट जो LDA के साथ चल रहे हैं, हमारा ये लेस्को के साथ चल रहे हैं और डिस्कोस के साथ चल रहे हैं, हमारे जो डिस्प्यूट जो है ये सुई गैस के चल रहे हैं, हम इनको पहले मीडिएशन के लिए ट्राई करना चाहते हैं। वो हमारे पास आए, इनको रिजॉल्व किया। और हमारे जो क्रिमिनल केसेस हैं, ये एक यूनिक बात है, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर कुछ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, कुछ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं। वो सारे के सारे जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं वो भी मीडिएशन के लिए, इवन क्रिमिनल केसेस के अंदर मीडिएशन हो सकती है, और हमने की है। आप चीजों को रिजॉल्व करें। वो बुनियादी तौर पर सुलह करना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिलता, और मीडिएशन एक आइडियल मौका है इसके अंदर लोग अपने, हमें हमारी ट्रेनिंग है, हम लोगों को अपने जो है
जज्बात को वेंट आउट भी करने देते हैं, आखिर में वो लोग ठंडे हो जाते हैं और फिर वो एक दूसरे से रहते हैं। और लोग लड़ रहे होते हैं, कहते हैं हमारी कोई सुलह कराने वाला हो यार, हमें कोई बिठाने वाला हो। ये जो अपॉर्चुनिटी देनी है, तो ये कितनी खूबसूरत बात है। फयाज साहब ने बताया वकील की ट्रेनिंग वहां पे है और उसके कोड ऑफ कंडक्ट में ये बात शामिल है और उसका कंडीशनल लाइसेंस उसको मिल रहा है कि पहले ये सारी ऑप्शंस जो है तुम एक्सरसाइज करोगे। तो हम ये सारी चीजें हमें क्यों अदालतों में जाए। मैं पिछले दिनों पेरिस के अंदर एक डिस्प्यूट रिजॉल्व करके आया हूँ जी, थ्रू आर्बिट्रेशन। इट वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन अ जापानीज कंपनी एंड अमेरिकन कंपनी। वहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर का जो डिस्प्यूट है, हम 3 लोगों ने थ्रू आर्बिट्रेशन, एक अमेरिकन मीडिएटर था, एक इटालियन खातून थी और माई सेल्फ, आप बिलीव करें सिर्फ 3 घंटे के अंदर हमने रिजॉल्व किया। और उनमें से एक पार्टी जो है वो हमारे पास वहां मौजूद नहीं थी, हमने ऑनलाइन जापान वालों से, लेकिन उन लोगों के अंदर ये सिस्टम में एंट्रेंच हो गया हुआ है, उन्होंने ये बात सीख ली है, उनकी ट्रेनिंग होगी हुई है। अब लोगों के साथ बात जब करें तो उनको समझ आती है। लोग कहते हैं जी वकील बड़े मुखालिफ होते हैं, आप बिलीव करें बाद में वकला ही सबसे बड़े इसके हमायती होते हैं और अभी भी हम उनको ऑन बोर्ड लेंगे। हमारे मुल्क का एक डिलेमा है, वो डिलेमा पता क्या है, हम ना कोऑर्डिनेशन नहीं करते। गवर्नमेंट कहीं और बैठी है, जुडिशरी कहीं और बैठी है और वकील कहीं और बैठे, और सबसे अहम वो लिटिगेंट है जो आपका मेरा पे मास्टर है, हु इज सफरिंग द पैंग्स ऑफ द सिस्टम। हमें डिबेट में सबको शामिल करना है और सबको एक साथ मिलकर रास्ता निकालना है। कहीं पे हमें लेजिस्लेशन की जरूरत है कि गवर्नमेंट करेगी। आप ये देखें ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको इंटरनेट फास्ट जो है अगर देना हो, गवर्नमेंट दे देगी ना जी, वो हमारे लिए सहूलियत देगी हमें। उसके बाद इंटरनेशनल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर एडवाइस किया जाएगा कि इसके अंदर भी आप मीडिएशन क्लॉज रखो। सीट ऑफ आर्बिट्रेशन कहाँ पे हो, सीट ऑफ मीडिएशन कहाँ हो। हम सारे आर्बिट्रेशन के अंदर मिजरेबली फेल हो गए। पाकिस्तान में आर्बिट्रेशन एक फेल्ड फिनोमेना, एक पे एक मुकदमा आ रहा है। अभी हमने रिकोडेक का केस आ रहा है, आप एक फॉरेन आर्बिट्रेटर को या के टोनी ब्लेयर की वाइफ ने इसके अंदर 10 करोड़ रुपए दिए, फिर भी मुकदमा हार गया। हम क्यों नहीं लिखते कि सीट ऑफ आर्बिट्रेशन पाकिस्तान होगी। दुनिया भर से लोग यहाँ क्यों ना आए, हरियाणा क्यों जाए, दुबई क्यों जाए। हमने ये वाले काम नहीं किए और ये इन्हीं पे एडवाइस गवर्नमेंट को लेने चाहिए कि एग्रीमेंट बनाते हुए लिखें कि हम इसको डिस्प्यूट की रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या बनाएंगे। जिस तरह मॉडल आर्बिट्रेशन क्लॉज है, मैं लोगों को मॉडल आर्बिट्रेशन, हमने मीडिएशन क्लॉज भी बना के दिया। हम कर रहे हैं बहुत सारी जगहों पे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर वालों को हमने इस पे राजी कर लिया कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट हम मीडिएशन कराएंगे, फिर हम मीडिएशन सेंटर से करवाएंगे। तो ये तो जनाब एक बड़ी नई एक अपॉर्चुनिटी उभर रही है, जिससे रिस्क भी हलाल का मिलेगा, सिस्टम भी चलेगा, मुल्क भी आगे जाएगा, लोगों की भी करेंगे, स्वाब हासिल होगा, अल्लाह ताला की जात भी खुश होगी। और ये कोविड-19 जो है ना, ये हमें एक वार्निंग भी है इस बात के लिए कि खल्के खुदा की खिदमत करो, उनको इंसाफ भी लेके दो। मैं अपनी जेब में भरने के लिए और लिटिगेशन बढ़ाने के लिए ली हूँ। एंड ऑफ द डे आप देखिएगा सिर्फ वकला का एक माफिया है। 50-60 वकला होंगे, वो करोड़ों रुपए फी लेते हैं। करोड़ों कौन फी देता है, वो फी नहीं है, वो उनको जजेस जो है खास किस्म का रिलीफ देते हैं और लोगों को गारंटेड रिलीफ के दावे करते हैं। आम वकील की हालत इस मुल्क में ये होगी, ये 50,000 रुपए महीना से ज्यादा नहीं कमाता। हमारे मुआशरे में आज से सिर्फ 40 साल पहले आप किसी बड़े शहर में, कराची, लाहौर में देख लें, हर अच्छा घर या इंडस्ट्रियलिस्ट का था या डॉक्टर का था या वकील का था, बाकियों के पास तो पैसे नहीं होते थे। अब पैसे की तकसीम मुनसिफाना नहीं है। नए लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी पैदा करें और आप ये जो यंग बच्चे, प्लीज ये नए डिसिप्लिन के अंदर इनको सीखो। आप बाकी लोगों को भगा देंगे, वही लोग रहेंगे, क्योंकि अब तो ये बिग वे दुनिया में आ रहा है। मेरा सिर्फ आपके लिए ये पैगाम है।